अस्सलामुअलैकुम, इट्स डॉक्टर किरण मुस्तफ़ा और आज हम माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, आज हम कंटेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे। कंटेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज़ें आती हैं कि आपने ओवरऑल पूरे इस बुक में इस साल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें आता है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, देन उसका स्कोप क्या होता है, उसका कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देन हम सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, मतलब उनका नेमिंग कैसे दी गई, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया क्यों कहा गया, वायरसेस को वायरसेस क्यों कहा गया। ये सारी चीज़ें हम नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में चीज़ें आती हैं कि बैक्टीरियाज क्या होते हैं, वायरसेस क्या होते हैं, फंजाई क्या होती है, यीस्ट क्या होते हैं, मोल्ड्स क्या होते हैं। हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। थर्ड में हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल। ठीक है, हम एयर, वाटर एंड सोइल का जो इंट्रोडक्शन है माइक्रोबायोलॉजी में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फोर्थ पॉइंट पे हम स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअली हम ये पढ़ते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज या वायरसेस को कैसे किल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है फिफ्थ पॉइंट पे फर्मेंटेशन क्या होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस होती हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि हमने फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फर्मेंटिंग के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं या उनका क्या रोल होता है वो पढ़ेंगे हम। सेकंड 6 पॉइंट है हमारे पास, डेफिनेशंस हम पढ़नी है हमने, इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी और ये सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हम कवर करेंगे। लास्ट पे हमने वैक्सीन्स पढ़नी है कि वैक्सीन्स कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे काम करती हैं या इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। मूविंग ऑन टू द टुडेज़ लेक्चर, आज हम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, अब सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है सबसे पहले, अब हम देख रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी को 2 वर्ड्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहले माइक्रोन्स हैं और बायोलॉजिया है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कन्वर्ट की गई है, माइक्रो 2 लफ्ज़ से मिलकर बनी है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है उसमें से 2 वर्ड्स हैं, माइक्रो मीन्स माइक्रोन से निकला है और बायोलॉजी बायोलॉजिया से निकला है। ठीक है, तो माइक्रोन्स का मतलब होता है स्मॉल। कितने स्मॉल, हम स्मॉल तो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी हम कहें ये पेन है, ये स्मॉल है, ये चेयर है, स्मॉल है, रूम बिग होता है, बिल्डिंग बिग होती है, बाकी हम किसी के कंपैरिजन में कोई चीज़ स्मॉल कह रहे हैं। पर स्मॉल यहाँ पे जो माइक्रो का वर्ड यूज़ किया गया है स्मॉल, इसका मतलब होता है कि इतना स्मॉल, इतना छोटा कि वो चीज़ आम आँख से नज़र ही ना आए, इतनी छोटी होने वाली चीज़ को हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, या माइक्रोन कहते हैं ग्रीक ज़बान में। उसके बाद बायोलॉजिया जो ग्रीक ज़बान से निकला है, जिसका मतलब होता है स्टडिंग लाइफ। हम ज़िंदगी के बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम बायोलॉजिया कहते हैं, ये बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब हमने उन जानदारों की स्टडी करनी है जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी जो है वो स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। अब जैसे हमने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या मीन्स स्मॉल और बायोलॉजी मीन्स स्टडिंग लाइफ। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेम इसी तरह समझने के लिए होगा कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जो आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किस किस चीज़ को कंसर्न कर रही है, किस किस चीज़ को डील कर रही है। सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी जो होती है, हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म क्या है, वो किस शक्ल के हैं, किस साख्त के हैं। स्ट्रक्चर होता है, साख्त उनकी कैसी है। रिप्रोडक्शन होता है कि वो आगे अपनी नस्ल की अफजाइश कैसे करते हैं। फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि वो उनका जो सेल होता है, उनका जो फंक्शन होता है सेल के अंदर, वो कैसे परफॉर्म होता है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी के अंदर अंदर ही आ रही हैं। हमने
हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देखना है कि उनकी फॉर्म क्या होती है, मतलब उनकी शक्ल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी दिखने में स्ट्रक्चर, उनकी साख्त कैसी होती है, फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म और आइडेंटिफिकेशन भी हम कंसर्न करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कि उनका मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, वो खुराक को खा के हज़म कैसे, डाइजेस्ट कैसे करते हैं और उससे एनर्जी कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो दिखने में कैसे होते हैं, हम उसको देख के कैसे पहचान पाएंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में डील करते हैं। अब इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, उनकी नेचर में कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नेचर में कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, किस किस तरीके से रहते हैं, और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, उनका आपस में कैसे रिलेशन होता है, और बाकी जानदार जो ज़मीन पे या उस जगह पे मौजूद होते हैं वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। अब द बेनिफिशियल एंड डिटर्मिनल इफ़ेक्ट्स ऑन मैन, हम उनके साथ हमारे ऊपर उनकी क्या रिलेशंस हैं, मतलब बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं, ये सारे इफ़ेक्ट्स हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कवर करने हैं। दूसरा, हमारे ऊपर जो उनका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट आ रहा है वो फिज़िकल चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, किस तरीके से वो हमारे अंदर चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में या हमारे अंदर, उनके अंदर वो कैसी चेंजेस लाते हैं, फिज़िकल या केमिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें हमने माइक्रोबायोलॉजी में कवर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ब्रांच की डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है जो बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, माइक्रो जानदार के साथ, ठीक है, आम आँख से ना नज़र आने वाले जानदार, और उनके असरात, इफ़ेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाकी ज़िंदा जानदारों पे उनके क्या असरात होते हैं, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। ये बुकिश डेफिनेशन है जो आपने एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो आप डेफिनेशन लिखते हैं, देन आप एग्जांपल्स लिखते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं और आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माइक्रोब के ऊपर। माइक्रोब क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रोब एक जानदार को हम ये कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में से किसी एक जानदार की बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे ये माइक्रोब है, ठीक है। माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टाइनी क्रिएचर, ठीक है। छोटे जानदारों के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दैट इंडिविजुअली टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आई, जो इतना छोटा है कि वो आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एक क्रिएचर है, एक जानदार है, तो उसको हम माइक्रोब बोलेंगे। जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आर्काए, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो कवर करना है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने कवर किया है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है। फिर हमने कहा माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। उसके लिए हम आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग विजिबली ओनली विद द माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, उसको नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। और वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड जो होते हैं वो इतना डाइवर्स है, जिसमें बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो खुराक बनाता है, ठीक है, और वो खुराक हम खा भी सकते हैं, ऑक्सीजन बनाता है, इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रिकेट्सिया है, क्लेमाइडिया है, फंजाई है, ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, छोटे जानदार होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, मगर होते सब अलग अलग हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर एलजी होती है, सिंगल सेल एलजी, क्योंकि एलजी जो होती है आपने आम लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें तो ये काई जो होती है, पानी की जगहों पे आप पानी खड़ा हो तो कुछ अर्से बाद वहाँ पे ग्रीन ग्रीन काई बन जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये काई बन रही होती है हम उसको कहते हैं एलजी। लेकिन सिंगल सेल एलजी का क्या मतलब है कि वो एलजी जो सिंगल सेलुलर है वो नज़र नहीं आ रही, जो आम तो नज़र आ रही है ना, नॉर्मल काई लगी हुई है वो नज़र आ रही है, तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे यूनिसेलुलर एलजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोआज और वायरसेस को हमने पढ़ना है आगे डिटेल में। वायरसेस का तो नाम आपने सुना होगा, कोरोना वायरस आया था, उसकी वजह से हर एक बंदे को वायरसेस के बारे में पता चल गया कि वायरसेस क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआज जो हैं ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ये एक ऐसे जानदार है
आम आँख से तो नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये एक ऐसा जानदार है, बाकी बैक्टीरियाज़ और वो सारे जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। मतलब उनका जो सिंगल सेल है, एक ही सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन प्रोटोजोआ ऐसा सेल है जिसके सेल भी है, न्यूक्लियस भी है और ऑर्गेनेल्स भी हैं, और ये अपनी खुराक भी दूसरी ऑर्गेनिक मैटर्स को खा के अपनी खुराक बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि प्रोटोजोआ का बिहेवियर बाकी उनसे अलग है, तो इसको हमने अलग क्लास में रखा है, हमने बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको अलग कर दिया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस करने में भी और डिक्रीज़ करने में भी, हर दोनों एस्पेक्ट्स में कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कैसे कर रहे हैं या अच्छा कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं या हमारे केमिकल एलिमेंट्स का जो बैलेंस कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ मर जाती है, ठीक है, कोई जानदार मर गया, कोई परिंदा मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई भी चीज़ ऐसी है जो मर गई है और वो वहीं पड़ी हुई है, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे आके कीड़े मकोड़े उसको खाने लग जाते हैं। तो कीड़े मकोड़ों को खाने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी बाकियात बच जाती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को गला सड़ा के मुकम्मल तौर पे ज़मीन का हिस्सा बना देना और वहाँ पे हर किस्म की स्मेल और हर चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। और ऐसे महसूस ही ना हो कि यहाँ पे पहले कोई चीज़ पड़ी हुई थी, ठीक है, कोई जानदार पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स किस्म के सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसमें से एलिमेंट्स जो हैं, कार्बन को रिसाइकल कर लिया, नाइट्रोजन को, सल्फ़र को, फास्फोरस को और अदर जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको रिसाइकल करके दोबारा ज़मीन का हिस्सा बना दिया, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प आउट भी करते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो इन्फेक्शंस को कॉज कर रही होती है, वो माइल्ड भी हो सकते हैं, वो सीवियर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शंस भी हो गए, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। अब हमने कहा कि कुछ हमारे पास स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इन्फेक्शन कॉज करवा रही हैं, तो वो कॉज कैसे करवाती हैं, वो हमारी बॉडी में जाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो ऐसे मादे प्रोड्यूस करती हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जहरीला मादा खारिज करते हैं हमारे जिस्म में, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजी में मसले पैदा करते हैं और हमारी बॉडी में वो डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये हमारे बॉडी के अंदर आके हमें डिजीज़ कॉज करवाते हैं। उसके बाद वायरसेस होते हैं, ये अलग तरीके से काम करते हैं और बाकी बैक्टीरियाज़ वगैरह अलग तरीके से काम करते हैं। वो तो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे थे पावरफुल। लेकिन जो वायरसेस हैं ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वायरसेस हैं ये कैसे डैमेज करते हैं, ये डैमेज करते हैं हमारे सेल्स या टिश्यूज़ को आके डैमेज करना शुरू कर देते हैं, डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरसेस हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को हमने असल में 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास प्योर माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अब प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमारे पास आती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिर आती है प्लांट माइक्रोबायोलॉजी, फिर आती है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, इसको हमने कैसे पढ़ना है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी को भी आगे से हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्योर माइक्रोबायोलॉजी में असल में हम ये पढ़ते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी कि डिफरेंट बैक्टीरियाज़ या उनको सिर्फ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब उनके बारे में पढ़ा जाएगा तो वो सिर्फ प्योर माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, उसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है, अप्लाई कहाँ पे किया जा रहा है, वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में होगा कि प्लांट्स के साथ माइक्रोबायोलॉजी कैसे डील कर रही है। सोइल में माइक्रोबायोलॉजी है कि जो सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो सोइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, प्योर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब प्योर में हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड कर ली हैं, ठीक है। एक हमारे पास है टैक्सोनॉमिक और एक है इंटीग्रेटिव, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है, असल जो वर्ड है टैक्सोनॉमिक, इसका मतलब होता है क्लासीफाई करना, डिवाइड करना, बड़े से छोटे की तरफ डिवाइड करके लेके जाना, ब्रॉडर से जनरल चीज़ों में वो जानदार जिनकी बहुत ज़्यादा खसूसियात एक दूसरे से मिलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे स्पेसिफिक करते जाते हैं, उनको डिवाइड कर 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 करके वहाँ ले जाते हैं छोटे पॉइंट तक जहाँ पे उसको सिर्फ एक
करेक्टरिस्टिक्स वाले बच जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर हमने सिर्फ बड़े ब्रॉडर से हम क्लासीफाई करते गए और छोटा कर गए हम लोग, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमने बैक्टीरियाज को अलग कर लिया, हमने माइकोलॉजी को अलग कर लिया, हमने फाइकोलॉजी को अलग कर लिया, वायरसेस को अलग कर लिया, प्रोटोजोआ को अलग बना दिया। अब ये सारी जो अरेंजमेंट है हमारी, ब्रॉडर से हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, छोटी छोटी रेंजेस में जाते जा रहे हैं, ये टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहलाती है, ठीक है। अब बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है बैक्टीरियाज की स्टडी करना। ऑलॉजी जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा उसका मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होगा बैक्टीरियाज पे स्टडी करना। माइकोलॉजी होता है जो फंजाई होती है हमारे पास, उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो फंजाई के ऊपर जब स्टडी करेंगे तो वो माइकोलॉजी में आ जाएगा। फाइकोलॉजी जो एलजी होती है उसको हम फाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी में वायरस स्टडी करते हैं, प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ पे स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम पे स्टडी करते हैं जिसको हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम पे या अरेंजमेंट पे। तो अब इंटीग्रेटिव जो अरेंजमेंट होती है हमारे पास, उसका मतलब होता है इंटीग्रेटिव, असल वर्ड आप देखें इंटीग्रेटिव क्या होता है कि इनका ना मैकेनिज़्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो जानदार जो अपना डीएनए, अपना क्रोमोसोम अपने सेल के अंदर से किसी दूसरे सेल के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं, इसमें वो वाले बैक्टीरियाज आएंगे या वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आएंगे, ठीक है। उनका अपना डीएनए या उनके क्रोमोसोम या जो भी उनका मटेरियल होता है, जब वो उसको किसी और सेल में, अब किसी और सेल में ज़्यादातर वो इंसानों के अंदर ही उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो उनका होस्ट होता है जिसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इनकी ये एबिलिटी जो होती है ये इंटीग्रेटिव अरेंजमेंट में आती है, ठीक है। ये इंटीग्रेटिव होती है, कॉग्निटिव मेथड होता है उनका, कॉन्जुगेटिव मेथड होता है, सॉरी। और नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबियल साइटोलॉजी, साइट कहते हैं सेल को, ऑलॉजी स्टडी हो गया सेल की, माइक्रोबियल सेल की जो स्टडी होगी वो माइक्रोबियल साइटोलॉजी में आ जाएगी। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग होती है, तो माइक्रोबियल फंक्शनिंग, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सेल फंक्शनिंग कर रहा है वो उसमें आ जाएगी। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस चीज़ से बना है, कैसे फंक्शन करता है, ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स में आता है। माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी इकोसिस्टम से निकला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का अपने इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में कैसे रिएक्शन असर मतलब इंटरेक्ट करता है, कैसे असर करता है अपने एक जैसे जानदार के साथ, मतलब अपने इर्द गिर्द के जानदारों के साथ जो उसके जैसे हैं या उससे बड़े साइज़ में हैं, या फिर इंसान है या मट्टी है या जो भी इर्द गिर्द उसका इकोसिस्टम में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनके साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है वो माइक्रोबियल इकोलॉजी में आ जाता है। इसी तरह माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, हमने ऊपर टेक्सोनॉमिक का मतलब पढ़ा है कि क्लासीफाई करना, तो माइक्रोबियल की जो क्लासिफिकेशन होगी वो माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी कहलाएगी। इसी तरह सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग होता है। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या पढ़ना होता है कि सेल के अंदर कैसे चेंजेस लाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। होस्ट के ज़्यादातर इसको लिंक किया जाता है कि जिस होस्ट के अंदर, जिस जानदार के अंदर ये जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो इंसान के अंदर जा रहा है, तो इंसान के सेल के साथ वो कौन कौन सी छेड़छाड़ कर रहा है, तो जो कुछ भी वो उसके सेल के अंदर कर रहा है वो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ना है। इस तरह माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी आ जाती है, जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर इंटरेक्शन कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट वन, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। आगे प्लांट और सोइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं दी हुई। आज का लेक्चर जो है वो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन तक है, तो वो लेक्चर नंबर 1 हमारा यही कंटेंट्स कवर करेगा। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कहाँ पे किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, मतलब फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रोबायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, इन्वायरमेंट के अंदर कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी, वाटर पानी में कैसी होती है, माइक्रोबायोलॉजी पे स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। एरो माइक्रोबायोलॉजी, मतलब एयर के अंदर हमने माइक्रोबायोलॉजी को कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या उसका क्या रोल होता है, ठीक है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एंड वैक्सीनोलॉजी, आज हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं ऑर्गेनिज़म्स के साथ, लाइफ के साथ, जब उसका इंटरेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ होगा तो वो हम माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसी तरह वैक्सीनोलॉजी,
ठीक है, जिसमें वैक्सीन्स वगैरह इंसर्ट की जाती हैं, एक डाली इंसान को या किसी भी चीज़ को लगाई जाती हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्यून रहे या उसकी बॉडी इम्यून, उसकी जो इम्यूनाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये वैक्सीनोलॉजी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कीमोथेरेपी बहुत आसान लफ्ज़ है, ऐसा लफ्ज़ है जो मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा। ठीक है, कीमोथेरेपी के केमिकल्स के थ्रू जो इलाज किया जाता है वो हम कीमोथेरेपी में देखते हैं। इसी तरह हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या चीज़ें हम कवर कर रहे होते हैं। मेडिकल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में हम मेडिकल से रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी का जो रोल है वो अप्लाई करते हैं, मतलब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है। देन हमारे पास वेटरनिटी माइक्रोबायोलॉजी होती है, वेटरनिटी जानवरों का जो इलाज किया जाता है, तो जानवरों से रिलेटेड जितनी भी होती है, तो जानवरों के रिलेटेड भी माइक्रोबायोलॉजी का रोल होता है। पब्लिक हेल्थ में रोल होता है, इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, खेतों में, हर जगह पे माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट माइक्रोबायोलॉजी होती है, प्लांट से रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी करना, सॉइल में जो होते हैं उनके ऊपर स्टडी करने को हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम समराइज़ करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, माइक्रोन्स वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों को पढ़ना या उनको देखना या उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कवर होता है। ठीक है, और जिन जानदारों को पढ़ रहे होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं और उसके बाद वो एक जानदार होगा तो माइक्रोब कहलाएगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह हमने डिफरेंट पढ़ा कि उनका अच्छा रोल भी होता है, वो पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ के छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस में, सल्फ़र में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके हमारे सॉइल का हिस्सा बना देते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना देते हैं। इसी तरह नेगेटिव एस्पेक्ट उसका ये होता है कुछ जो हमें नुकसान देते हैं वो हमें बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इनके फ़ायदे हैं, कुछ इनके नुकसान हैं। फिर हमने ब्रांचेस पढ़ी जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी होती है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी होती है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी होती है, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी होती है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी होती है। अब ये ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी की, ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, प्योर में हमारे पास दो तरीके से हमने अरेंज किया था, एक हमने उनको क्लासीफाई करके किया था और एक हमने एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट की थी कि मतलब उनको छोटे से बड़े तक में अरेंज किया था। जो उनकी खसूसियात एक जैसी हैं उनको एक जगह पे कर दिया, जिनकी खसूसियात एक जगह पे उनको अलग कर दिया, इस तरह अरेंज कर दिया हमने। इंटीग्रेटिव में हमने अरेंजमेंट की थी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सलाहियत होती है अपना डीएनए कन्वर्ट करके किसी ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया। तो जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो तो एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके अंदर की फंक्शनिंग को ज़्यादातर डील किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसके फिजियोलॉजी होता है, उसका मटीरियल जेनेटिक कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने इंटीग्रेटिव अरेंजमेंट में पढ़ी। अप्लाइड का मतलब है हमने माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ पे की है, तो हमारे पास फूड में होता है, डेयरी में होता है, इन्वायरमेंट में होता है, पानी में होता है, हवा में होता है, हम इसको माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं। हवा में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी, वैक्सीनोलॉजी में, कीमोथेरेपी में, मेडिकल में, वेटरनिटी में, पब्लिक हेल्थ में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, फार्मेसीज़ में, हर जगह माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशन पॉसिबल है, मौजूद है और बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इसी तरह प्लांट माइक्रोबायोलॉजी होती है और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी होती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।